हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट। और ये बहुत सारी बुक्स में चैप्टर नंबर 1 है और बहुत सारी बुक्स में चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लाइट का मतलब रोशनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से मतलब नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किस तरीके की एनर्जी है? क्या हेल्प कर रही है? हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद कर रही है फिलहाल। ओके, यानी कि अब हमें पता है लाइट जो है वो एनर्जी जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स में मिलती है। तो यहाँ कौन सी एनर्जी है? यहाँ वो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो लाइट से सूरज से हमें डायरेक्ट मिलती हैं रेज, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या करती है? विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अब लाइट पड़ रही है बोर्ड पर तो मैं बोर्ड को देख पा रहा हूँ। ओके, अगर लाइट नहीं होगी यहाँ पर तो अंधेरा रहेगा, डार्क रहेगा। तो हमें हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पर? लाइट, यानी कि एक एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसकी बेस पर ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्या? एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जो खुद चमक रहे हैं, जिनके पास अपनी खुद की रोशनी है। ऑल स्टार्स, जिसमें सन भी इंक्लूड है, अपनी खुद की रोशनी है, चमकते हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस में एग्जांपल दिया जाता है चांद का, मून का। यानी कि मून एक ऐसा एग्जांपल है जब तक उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वो हमें विजिबल नहीं होता। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि लाइट के कुछ फिनोमेना होते हैं, यानी कि ये कुछ अलग अलग तरीके से अपने आप को परफॉर्म करके दिखाती है, उसे हम बोलते हैं फिनोमेना। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब कुछ चीज़ वापस आना। इन सिंपल वर्ड्स, कि मैं सामने कुछ फेंकूं और वो वापस आ जाए, फिर सामने कुछ फेंकूं वापस आ जाए। तो इस रिफ्लेक्शन के लिए कुछ लॉज भी बने होंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्शन को जानेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, टकराकर वापस आना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब बड़ा एक अच्छा वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है इसमें, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सेम मीडियम। क्या है अभी बताते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इस पर बोर्ड पर यहाँ से एक टॉर्च ऐसे करके टॉर्च की रोशनी डाली, यहाँ से लाइट डाली, वो यहाँ जाकर टकरा के वापस यहीं आ जाएगी। जिस मीडियम से मैंने भेजी थी, मैंने इस मीडियम से भेजी थी, मेरे आगे यहाँ पर एटमॉस्फेयर है कुछ, और मैंने यहाँ से इसको भेजी थी लाइट को, और इसी एटमॉस्फेयर में मुझे वो वापस देखने को मिली। यानी कि मीडियम सेम रहा, मीडियम यहाँ पर सेम रहता है। ठीक है, तब हम उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कि जब लाइट टकराकर वापस आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब सेम रहता है। सिर्फ चेंज होती है तो उसकी इंटेंसिटी, यानी कि थोड़ी सी वो, अगर ज़्यादा डार्क रेड थी तो वो कम रेड हो जाएगी, बाकी इसके अलावा उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बोला मैंने, लेकिन इंटेंसिटी ही कम होती है सिर्फ उसकी, यानी कि उसकी तेज़ी जो है। अब रिफ्लेक्शन में हम लोग, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, मैंने दीवार पर बॉल को फेंका, या लाइट मैंने यहाँ बोर्ड पर ऐसे करके इंसिडेंट की, वापस आई, फिर से मैंने डाली उस लाइट को यहाँ पर, फिर से वापस आई। अब मैंने उसका पैटर्न देखा कि लाइट किस तरीके से जा रही है और किस तरीके से आ रही है, उसको पैटर्न को ऑब्जर्व किया और उसे नोट किया। अब मैं उसको देखूंगा कि मुझे एक कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है, तो उसी कॉमन चीज़ से क्या बनता है? लॉज। यानी कि जो चीज़ बार बार देखने के लिए मैंने मिले, उस चीज़ को हम लॉज कह देते हैं। तो यानी कि रिफ्लेक्शन के लॉज बने हैं। ठीक है, जिसमें हमें दो लॉज पढ़ेंगे हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, फिलहाल प्लेन मिरर की बात करेंगे, और ये पीछे से इसे हमने पॉलिश किया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इस सरफेस पर एक लाइट को इंसिडेंट किया, यहाँ से मैंने एक लाइट डाली। जिस जगह पर लाइट डाली है उस जगह पर मैं एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा सरफेस से 90 डिग्री एंगल। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर ये कुछ आई एंगल से इंसिडेंट हुई। रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो वो इस डायरेक्शन में निकलेगी रे, और यहाँ से एंगल बनाएगी, उसको मैंने बोला आर।
तो लॉज में, यानी कि जो ये लॉ बना, बार बार ये देखा गया कि जिस एंगल से यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट किया जा रहा है उसी एंगल से वो बाहर जा रही है निकलकर। किससे एंगल बना रही है? नॉर्मल से। ये ध्यान रखना है। यानी कि फर्स्ट लॉ क्या बना कि इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट है, ये एंगल इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंगल is always equal to the, in every condition is always equal to the angle of reflection। अब ये रिफ्लेक्शन का एंगल है, ये इंसिडेंट का एंगल है, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारा फर्स्ट लॉ रहा। ठीक है, अब सेकंड लॉ देखेंगे। सेकंड लॉ थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, मतलब उसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने बोला कि सेकंड लॉ में क्या बोला कि इंसिडेंट रे जो है, ये वाली इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है 90 डिग्री का नॉर्मल, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या बोला इन्होंने कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि सभी को हम 2D यानी कि एक पेपर में ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये है, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल हुआ इसका, और ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, तो ये सारी की सारी मैंने बोर्ड में ले ली। अब ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो ऐसी आ गई और रिफ्लेक्टेड रे बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि 3D में आ गई। 3D में नहीं होगा, जो भी होगा 2D में होगा, एक ही पेज में होगा। या इंसिडेंट रे ऐसे आ गई इस बाहर की तरफ, ऐसा नहीं होगा, सभी एक ही प्लेन में होंगे। यानी कि अगर ऐसे हैं तो बोर्ड पर होंगे, ऐसे हैं तो किसी पेज पर आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं ऐसे रखता हूं तो ये किसी पेज में आ जाएंगे, ऐसे रखता हूं तो ये किसी पेज में आ जाएंगे, यानी कि इसके पीछे में कोई पेज रखता हूं 2D, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये हमारा क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से ही आपका मेन स्टार्ट होगा। स्फेरिकल सरफेसेस क्या हैं अब ये देखेंगे हम लोग। स्फेरिकल सरफेसेस, कंसीडर कीजिए कि एक यहां पर ग्लास की बॉल बनी हुई है, हॉलो एक बॉल है, एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है। किसका बना हुआ है? ये कांच का, ग्लास का। इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में ऐसे यहां से डिवाइड कर दिया। तो इसका एक जो पार्ट था वो मुझे इस तरीके से मिला कुछ, और एक पार्ट मुझे कुछ इस तरीके का मिला। अब इसी से ही स्फेरिकल सरफेसेस बनाए गए। क्या हुआ, एक बार हमने इसके बाहर पॉलिश की तो ये जो हमें मिला देखने के लिए पार्ट, तो ये बना एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और अब अगर हम इसके इनसाइड पार्ट पर पॉलिश कर दें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? ये बल्गिंग। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? जो इंटीरियर पार्ट है। यानी कि ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। अब हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ने वाले हैं। अब हम सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब भी अभी मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं इस हॉलो स्फीयर को कट कर दूं और बाहर पॉलिश करूं और इंटीरियर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए तो कॉनकेव मिरर, और मैं अगर इंटीरियर में पॉलिश कर दूं और इसका जो बल्गिंग या एक्सटीरियर पार्ट है अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए तो क्या बनेगा? हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब हम थोड़ा सा कॉनकेव मिरर के बारे में जानेंगे। कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखिए, कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है,
जिसके बेस पर ही इसका नाम पड़ा। मान लीजिए इस कॉन्केव मिरर को थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूं, ये कॉन्केव मिरर है, इससे हम कुछ टर्म्स जानेंगे। और यहां पर एक इसका, जैसे हमने एक स्फीयर को कट किया है तो इसका एक सेंटर रहा होगा जरूर, तो इस सेंटर से होते हुए हम एक लाइन बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है, इसका सेंटर। सेंटर का हाफ लेंगे तो ये बन जाएगा इसका फोकस। फोकस कौन सा पॉइंट है, ये भी अभी डेफिनेशन से निकालेंगे हम लोग इसकी, कि इसकी खासियत क्या होती है। ये एक जो मिरर है ये कहलाता है हमारा कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, देखिए कोई भी पैरेलल रेज अगर इस मिरर पर आकर इंसिडेंट होती हैं तो ये सबको फोकस पर इकट्ठा कर देता है, यानी कि क्या कर रहा है, ये लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। इस मिरर की क्या खासियत है कि लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं जो कि फोकस है, तो फोकस का क्या होगा, फोकस एक पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल रेज आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाती हैं, एक पॉइंट से होकर जाती हैं जिसका नाम प्रिंसिपल फोकस या फोकस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दैट इज सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वो पॉइंट है जो कि फोकस से दुगने दूरी पर, डिस्टेंस पर होता है, और ये सारी की सारी डिस्टेंसेस एक पॉइंट पोल से मेजर की जाती है। पोल कौन सा पॉइंट है, पोल मिरर पर वो पॉइंट है जिससे उसकी प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है। ये क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी क्या है यहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कर्वेचर का ये सेंटर है। ये क्या है यहां पर, यह है फोकस, ये यहां पर पोल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहां पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखेंगे। और अगर हमसे ये डिस्टेंस पूछी जाए, डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस का नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस मिरर की खासियत क्या है कि ये हमें कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, जो भी लाइट रेज इस पर इंसिडेंट हो रही हैं। अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यही ज़्यादातर इंजीनियरिंग में या फिर हम लोग बात करें मेडिकल साइंसेज में, या तो हम लाइट को एक जगह इकट्ठा करते हैं या लाइट को थोड़ा सा फैलाते हैं, ठीक है, डाइवर्ज करते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। कैसे रूल्स हैं, कॉनकेव मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके रूल्स हैं कि वो किस तरीके से, कहाँ रे आने पर किस जगह जाती है, उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन किसके हैं, ये कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर। देखिए पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ वही है सेम, कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही जाएगी। दैट इज रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है, इसका हम लोग अगर कन्वर्स देखें, कन्वर्स क्या होगा इसका, देखिए एक्चुअल में मिरर बहुत कम बैंड होता है, हम लोग जरा पढ़ने के लिए इसको ज्यादा बैंड करके दिखाते हैं। तो यहां पर दूसरा रूल ये कहता है कि अगर लाइट फोकस पर पड़ रही है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर लाइट फोकस से जा रही है यानी कि इंसिडेंट हुई है फोकस पर, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल, ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि भाई आप क्या करें, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी यूज करें, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कराएं एक लाइन, एक लाइट, रे ऑफ लाइट। देखिए एंड बोला अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर पड़ती है कोई लाइट रे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस हो जाती है, जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 सॉरी,
रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है कि यहाँ पर एक पॉइंट को अभी हम भूल रहे हैं, कौन सा वाला पॉइंट, पोल, ये पोल है हमारे पॉइंट। ये यहाँ पर रूल कहता है कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है पोल पर, यहाँ पर, तो जितना एंगल ये बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से आते हुए उतना ही एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से जाते हुए। ओके, ये हमारे कुछ 4 रूल्स हैं जिससे हम इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं इस मिरर की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहला अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। यहाँ पर पहला हमारा होता है केस, इसमें 6 से 7 केस देखने के लिए मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहला केस है हमारे पास केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पहला केस। तो वो यही है, रखा हुआ है कि, और हम क्या करेंगे, 2 रेज देंगे, हालांकि बहुत सारी रेज आ रही हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 रेज की हेल्प लेंगे और हम उससे इमेज बनाकर देंगे कि अब जब भी हमसे कहा जाएगा कि इमेज जो रेज हैं, ये लाइट है या ऑब्जेक्ट है, वो इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से आते हुए रेज पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम ऐसे दिखाएंगे। और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से। एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोज के लिए सीधा सीधा 1 मार्क डिडक्ट होता है। अब इससे इमेज फॉर्मेशन हो गई, यानी कि कहां इमेज फॉर्मेशन कहां होगा इमेज का, जहां रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं फोकस पर। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेगी, यानी कि जो इमेज बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। अब हमें इमेज के बारे में थोड़ा सा बताना है। कभी भी कॉनकेव मिरर के अंदर ही, यानी कि इस साइड ही इमेज बन रही है, तब यानी कि इस साइड मिरर के सामने इन फ्रंट, तो वो रियल होगी, कॉनकेव मिरर की बात है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये इमेज कैसी है, रियल है। अब रियल है तो इन्वर्टेड जरूर होगी, कैसे होगी अभी नेक्स्ट वाले तो आपको केस में पता चल जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड कैसी है, पॉइंट साइज है, यानी कि किस तरीके की, कितनी बड़ी इमेज है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज कह सकते हैं, ये से कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। थर्ड, कहां बनी है, एट फोकस, फोकस पर बनी है। बस ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो केस होगा, तो हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर आएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे उसको। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया हमारा फोकस और ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख देते। ये जो रियल इन्वर्टेड का था ना, रियल है और इन्वर्टेड क्या है, ये भी पता लगेगा, इस केस से पता लग जाएगा। यहां पर भी हम 2 ही रेज लेंगे। पहली रे हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहेंगे, ये केस है हमारा सेकंड। और केस सेकंड क्या है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें पता है भाई कि पैरेलल आया है तो फोकस से जाएगा। ओके, दूसरा हम केस लेंगे कि भाई फोकस पे आ रही है। अब फोकस पे आएगी तो कहां से जाएगी, हम जानते हैं अगर फोकस पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि यहां आ जाएगी। तो हमारा ये बनी है इमेज उल्टी। अब देखिए कैसे बनी उल्टी इमेज, रियल इन्वर्टेड कैसे हुआ। देखिए ये हेड से आई थी, ये हेड, मैं इस ऑब्जेक्ट का मैं इसे हेड कंसीडर कर रहा हूँ। हेड से ये रे आई निकलकर नीचे आई, हेड से ही वाली रे निकलकर यहाँ आई, तो यानी कि हेड की इमेज यहाँ बनी है। अब बात करेंगे इसके टेल की, यानी कि बैक साइड। ठीक है, जो हमारा नीचे का पार्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर इससे जो रेज निकल रही हैं तो वो इसी लाइन पर होती हुई जा रही हैं मिरर पर। यहाँ कौन सा केस लगेगा, यहाँ लगेगा कि पोल पर जितने एंगल से गिर रही है लाइट उतने ही एंगल से वापस जा रही है। तो भाई 0 से गिर रही है, 0 पे वापस जा रही है, तो यानी कि इसका जो ये टेल थी इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये बन रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इमेज हमारी यहाँ पर उल्टी बनी है, यानी कि ये हेड की इमेज है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वही रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड उल्टी है। ठीक है, इन्वर्टेड। दूसरा हमें क्या बताना होता है कि साइज कैसा है, भाई स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल है। ठीक है, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं।
थर्ड कहाँ बनी है, तो बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। नाउ केस नंबर थर्ड, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और खींच के लेकर आएंगे और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे। ये वाला केस बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने क्या किया इस बार, ऑब्जेक्ट को थर्ड केस में, केस 3 एट C, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहीं पर आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने एक पैरेलल रे निकाली और वो गई फोकस से, फिर मैंने एक फोकस से रे निकाली। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी मिलेगा बहुत सारी बुक्स में, पोल से भी निकालेंगे, बट हमारे लिए थोड़ी ये जो है वो बेटर रहती हैं, तो हमने ये यूज़ करी है। इसकी क्या खासियत होती है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद भी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, यानी कि जो ये इमेज है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वो उल्टी उसी के नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इसकी खासियत है, और सेम साइज की बनती है। ठीक है, तो हमारे पास वही रियल है, क्योंकि शीशे के इधर है, फ्रंट में है, रियल है तो इन्वर्टेड जरूर होगी। दूसरा सेम साइज है भाई, सेम साइज लिखेंगे या ऑब्जेक्ट साइज लिखेंगे वो आपके ऊपर है। कहाँ बनी है, एट C, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसका थर्ड केस देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको ऑब्जेक्ट को खिसकाएंगे और C और F के बीच ले आएंगे। ठीक है, C और F, सारी मेजरमेंट पोल से हैं, इधर याद रखेंगे ये चीज, C एंड F, सॉरी C एंड F। ओके, अब यहां मैं ऑब्जेक्ट रखने वाला हूं C और F के बीच में। फर्स्ट लाइन वही मैं पैरेलल लूंगा और ये जाएगी फोकस से होती हुई। ओके, नाउ मैं दूसरी लूंगा रे यहां से फोकस से, तो ये भी जाएगी पैरेलल होती हुई, तो इमेज बनेगी कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर और बड़ी बनेगी किससे, ऑब्जेक्ट से। ये हमारा केस फोर्थ है, जहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन C एंड F, C एंड F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली क्या है भाई, रियल इन्वर्टेड तो है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा सी कैसे साइज की है भाई, लार्ज है, इमेज लार्ज है इस बार कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारा कहां बन रही है भाई, बियॉन्ड सी से भी आगे बन रही है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस क्या होगा, अब हम फोकस पे ले आएंगे, यानी कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट विल कम ऑन फोकस। अब देखिए यहां पर हमने रखा ये ऑब्जेक्ट, और यहां से पहले मैंने रे निकाली जो कि पैरेलल गई और कहां गई, फोकस से होती हुई। ठीक है, अब दूसरी इमेज, दूसरी वाली इस बार कहां से लूं मैं, तो दूसरा वाला मैं अब यहां यूज करने वाला हूं जो लॉ था पोल वाला, कि पोल पर जितने एंगल से डालते हैं भाई वो उतने ही एंगल से निकल जाती हैं। अब यहां पर ये दोनों रेज ऐसा लगेगा कि ये पैरेलल है, मीन्स ये एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल एक साथ चल रही हैं। यानी कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, स्केल से बनाएंगे तो सीधा ही आएगा। ये ऐसा लगेगा जैसे दोनों लाइन पैरेलल हैं और कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, एक दूसरे के साथ चलने वाली है। तब इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि इमेज तो रियल ही बनेगी क्योंकि इस साइड बन रही है, तो रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज कैसी है भाई, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज है, वेरी लार्ज। तीसरा कहां बन रही है, एट इंफिनिटी। अब इसके लिए एक प्रॉब्लम है कि फिलहाल एट इंफिनिटी बुक्स में देखेंगे एट इंफिनिटी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि ये कहा गया है कि इमेज विल नॉट फॉर्म्ड। तो फिलहाल अभी जो CBSE की बुक्स में है तो हम लोग वही उसको वैलिड मानेंगे, तो इमेज क्या बन रही है, इन्फिनिटी पर। अब इसका लास्ट केस
लास्ट केस इसका सबसे डिफरेंट केस है, जो इस सबसे हट के है। किस तरीके से हट के है वो देखते हैं। देखिए लास्ट केस में अब मेरे पास कौन सा केस रह गया भाई, ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक ही जगह बची है, पोल और फोकस के बीच में रख देंगे भाई। ये हमारा आ गया फोकस, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ इस बार, और ये आ गया हमारा पोल, और मैंने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा तो मैंने पहली वाली रे को मैंने वही पैरेलल लिया और इसको निकाला फोकस से, ये फोकस से चला गया। दूसरी रे मैं फिर से पोल से लूँगा क्योंकि मेरे पास अभी वही सबसे कन्वीनियंट चीज़ है। ये फोकस से गया, दूसरी मैंने लिया पोल से। पोल से जैसे ही लिया तो ये ऐसा लगा जैसे ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ये रेज एक दूसरे से इस बार पैरेलल नहीं दिख रही, इस बार लग रहा है कि दूर जा रही है, ये दूर, एक दूसरे से दूर, यानी कि आते आते पीछे चौड़ी हो रही हैं। तो ऐसा देखने पे लगा, इस इमेज को यहाँ से ऐसा देखने पे लगा कि जैसे कि ये पीछे कहीं शीशे के पीछे यहाँ पर कहीं मिल रही हैं, और यही इमेज को कंसीडर किया गया। ठीक है, यही इमेज को कंसीडर किया गया। अब इसको हेड जो है वो हमारा ऊपर ही क्यों आया है, वो उसका सब जवाब वही है कि ये हेड से ही निकलने वाली रेज हैं जो पीछे ली गई हैं। यहाँ से हेड से आई थी, यहाँ हेड से आई थी, और इसको ही पीछे किया गया है, तो यहाँ हमारी वो इमेज बनी है। तो इस बार थोड़ा सा चेंज होगा कि रियल और इन्वर्टेड नहीं होगी। कैसी होंगी, ये केस लास्ट केस है, केस फिफ्थ कहाँ पर है, एट एफ, और ये केस है हमारा सिक्स्थ, यहाँ पर क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, पोलर फोकस के बीच में। ठीक है, तो हमारी कैसे बनने वाली है भाई, अब इस बार तो भाई वर्चुअल है, जो शीशे के पीछे है, यानी कि वर्चुअल। अब वर्चुअल है तो सीधी होगी, सीधी क्या होगी, इरेक्ट, इरेक्ट यहाँ पर सीधा। दूसरा कैसी है भाई, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। लास्ट पॉइंट कहाँ बनी है, तो दैट इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब ये आपके केसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा इसके मैग्नीफिकेशन और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।